नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आके सामने मौजूद पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी की बड़ी जनसभा, कई सारे बड़े ऐलान किए गए हैं। बताएंगे आपको युवाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है ऐसा ऐलान जिससे पलट सकता है कर्नाटक का पूरा समीकरण। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर राहुल गांधी कर रहे थे बड़ी रैली, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के नेता येदियुरप्पा को एक बार फिर से अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे आपको भाजपा के अपने ही लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ गए हैं। दोस्तों इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, इसकी अपडेट भी आप पहुंचेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कर्नाटक के अंदर एक फिल्म बनाकर बीजेपी के लोग इतिहास को मोड़ने की कर रहे थे कोशिश, हो गए पूरी तरीके से फेल। दोस्तों बताएंगे आपको टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आई है। इसी के साथ में राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त संसद में हंगामा हो गया। एक बार फिर से संसद की कार्रवाई स्थगित। तो इसके बाद दोस्तों दिल्ली के अंदर जबरदस्त तरीके से किसानों की महापंचायत देखने को मिली है। बताएंगे आपको क्या ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी मामले को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की सब सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा समर्थन मिल सकता है और कर्नाटक में परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर फुल फ्लैज चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों राहुल गांधी बीते दिन कर्नाटक के बेलगावी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2 सालों तक बेरोजगार युवकों को कांग्रेस पार्टी की ओर से भत्ता दिया जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से जो ऐलान किया गया है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है और वह बेरोजगार है तो उसको 3000 रूपए पर मंथ दिए जाएंगे 2 सालों के लिए, और अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है तो उसको 1500 रूपए हर महीने दिए जाएंगे 2 साल के लिए। साथ साथ दोस्तों 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब 1 साल के अंदर निकालने का वादा किया गया है और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर जॉब देने की गारंटी दी गई है। राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी की 40% कमीशन वाली सरकार नौकरियां पूरी तरीके से खा गई है, खत्म कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी युवा निधि कार्यक्रम के तहत ये वादा अपने बेरोजगार युवकों से कर रही है। साथ दोस्तों राहुल गांधी ने जैसे ही इस स्कीम का ऐलान किया है, इसके साथ में उन्होंने कई और मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सरकार रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के अंदर 40% के नाम से कमीशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायकों को लेकर बार बार गिरफ्तारियां हो रही है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने वैसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। साथ कर्नाटक के अंदर बीजेपी अपनी रैलियां ही नहीं कर पा रही है। दोस्तों यहाँ तक कि येदियुरप्पा के नेतृत्व में निकल रहा विजय संकल्प यात्रा ही बीजेपी में सबसे ज्यादा चुनौती भरा बन गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त झड़प देखने को मिली है। दोस्तों सोमवार को विजय संकल्प यात्रा को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी के दागी विधायक मदन विरूपाक्षा समेत टिकट के आकांक्षी बीजेपी के नेताओं के अनुशासनहीन समर्थकों ने कथित तौर पर बीजेपी के विधायक एमपी रेणुकाचार्य और सांसद जीएम सिद्धेश्वर की कार पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की घटना पर पहले से ही मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। दोस्तों दोनों बीजेपी के नेताओं की कार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की गई। विरूपाक्षा के बेटे ने भी बीजेपी के नेता शिव कुमार के साथ कथित रूप से विधायक की टिकट को लेकर झड़प की है। दोस्तों आपस में उलझनों की खबरें सामने आ रही है। साथ आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा को भी इससे पहले यात्रा रद्द करनी पड़ी थी और बीजेपी की संकल्प यात्रा ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं के बीच में आपसी कलेश का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संकल्प यात्रा नहीं कर पा रही है। अपने गुटबाजी को कम करने के लिए जो यात्रा निकाल रही थी उससे और ज्यादा गुटबाजी बढ़ गई है। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऐलान के बाद राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई न कोई ऐसी हरकतें की जा रही है दोस्तों जिसकी जमकर आलोचना की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में जैसे तैसे गौड़ा समुदाय यानी वोकालिगा समुदाय के बीच में अपनी पैठ बनाई जाए। इसके लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भी कोशिश की जा रही है। दोस्तों बीजेपी के एक एमएलए ने दावा किया कि इतिहास में 2 कैरेक्टर थे, उरी गोड़ा और नंजे गोड़ा, जिन्होंने मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को मारा था। हालांकि दोस्तों तथ्य ये है कि चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मौत हुई थी, लेकिन इस तरीके के 2 काल्पनिक कैरेक्टर बनाए गए हैं और उड़ी गोड़ा और नाजे गोड़ा नाम से इन कैरेक्टर को बताया जा रहा है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए दावा कर रहे हैं कि इन दोनों ने टीपू सुल्तान की हत्या की थी। इस मामले पर फिल्म बनाने की भी तैयारी चल रही थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि वोकालिगा समुदाय के मठ की ओर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को झटका दिया गया है दोस्तों, और प्रोड्यूसर मुनि रत्ना को भी तगड़ा झटका दिया गया है। यानी एक फिल्म बनाई जाने वाली थी इन दोनों कैरेक्टर को लेकर, और ऐसे में वोकालिगा समुदाय के मठ की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया देने के बाद अब बीजेपी के एमएलए अपना प्रोजेक्ट वापस लेने की सोच रहे हैं दोस्तों। यानी जो फिल्म बनाने वाले थे अब वह फिल्म नहीं बनेगी। आपको बता दें कि सिद्धरमैया की ओर से इस पूरे मामले को लेकर तंज भी कसा
कसा गया है। सिद्धरमैया ने 2 तस्वीरें शेयर की है दोस्तों। उन्होंने आधार कार्ड दिखाया है जिसमें उरी गौड़ा के मां का नाम अश्वत्थ नारायण बताया गया है, जबकि नंजे गौड़ा के फादर का नाम सीटी रवि बताया गया है। यानी बीजेपी के नेताओं का नाम रखकर तंज कसा गया है दोस्तों। वहीं पर आधार कार्ड नंबर 420 420 420 420 रखा गया है और बर्थ प्लेस बताया गया है कि बीजेपी के ऑफिस मल्लेश्वरम। यानी दोस्तों अनोखे तरीके से तंज कसा गया है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग टीपू सुल्तान को लेकर किस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं और राज्य के अंदर टीपू सुल्तान के नाम लेने के पीछे क्या बड़ा कारण है आप लोग स्पष्ट तौर पर जानते हैं दोस्तों। और ऐसे में एक और बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी माफी मांगो के नारे के बीच सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि संसद के दूसरे चरण की कार्रवाई नए हफ्ते में चलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी संभावनाएं एक बार फिर से व्यर्थ हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी के लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी दोस्तों। यानी पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सत्ताधारी लोग चिल्ला कर विपक्ष के नेता से माफी की मांग कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई को स्थगित करवा रहे हैं। सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों के कार्रवाई की शुरुआत के साथ ही नारेबाजी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी से माफी की मांग की गई, वही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए वेल में आकर बीजेपी सरकार से जेपीसी बनाने की मांग की है दोस्तों। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के तख्तियों को लेकर सदन में पहुंचने पर तीखी आलोचना की है। इसके बाद मामला काफी आगे बढ़ गया और बाद में सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा है। एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किए गए किसान महापंचायत खत्म हो गया है। इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न राज्यों के हजारों किसान रामलीला मैदान पहुंचे थे। हालांकि किसान नेताओं ने इस महापंचायत में 50,000 लोगों के आने का दावा किया था, जिससे किसान नेता थोड़े नाखुश थे कि संख्या थोड़ी कम थी और इसके पीछे मौसम बड़ा कारण बताया जा रहा था दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में बरसात हो रही है और इस बार महापंचायत में योगेंद्र यादव को नहीं बुलाया गया। इस दौरान राकेश टिकैत बोले, कहा कृषि मंत्री से मिला है किसानों का प्रतिनिधि मंडल। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने बताया कि किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर कृषि मंत्री से मिला है। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। अब मोर्चा की अगली बैठक 30 अप्रैल को होने वाली है। जब राकेश टिकैत ने रैली को संबोधित किया दोस्तों और उसके बाद मीडिया के संबोधन के दौरान उसे पूछा गया कि आगे आप लोग की क्या स्ट्रेटजी होगी, तो स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 अप्रैल को अगली बड़ी रैली दिल्ली में ही होने वाली है। साथ आपको बता दें कि OROP पर केंद्र को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से इंकार कर दिया है। कहा 30 अप्रैल से पहले आपको भुगतान करना पड़ेगा। 1 रैंक 1 पेंशन पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून 2023 तक भुगतान कर दीजिए। इसके अलावा 6 लाख फैमिली पेंशन प्लस वीरता पुरस्कार वाले पेंशनरों पर निर्भर करती है और इसीलिए उनके पैसे जल्द उनको मिलने चाहिए। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के अंदर पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या लगभग 25 लाख के आसपास है, जिसका एरियर करीब 28,000 करोड़ रुपए का है। यह एरियर 2019 से ही दिया जाना है दोस्तों, यानी बकाया है, जिसे देने की मांग लगातार की जा रही है और कोर्ट की ओर से भी मोदी सरकार को स्पष्ट तौर पर ये पैसा देने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों देखते हैं ये पैसा कब दिया जाएगा। साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार 20 मार्च 2020 को गिर गई थी। पार्टी ने इस घटना को राजनीतिक काला दिन माना है और बीते दिन गद्दार दिवस के तौर पर मनाया है दोस्तों। आगामी 23 मार्च से लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की दूसरी बार ये काला अध्याय जोड़ा गया है। 1967 में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के 2020 के कतिपय बिकाऊ गद्दारों का सहयोग लेकर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए कमलनाथ की सरकार गिरा दी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक दुष्कर्म के दुष्कर्मियों को राजनीतिक फांसी देने का समय अब वर्ष 2013 में आ गया है। सर्वविदित है कि प्रदेश की शिवराज सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। युवाओं और बेरोजगारों को सर पर लाठी मारा जाता है, लाडली बहनों की साड़ियां खींची जाती है, दलितों को जंजीरों में बांधा जाता है, आदिवासियों को परेशान किया जाता है। इसी के साथ में दोस्तों कर्नाटका के अंदर आम आदमी पार्टी ने 80 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि कर्नाटका में आम आदमी पार्टी का कौन नेता है जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये किसी को पता ही नहीं है दोस्तों। 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि अडानी मामले को लेकर सदन के दोनों सदनों में सोमवार को भी हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति जांच पर अड़े रहे। कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जेपीसी से बीजेपी को क्या डर लगता है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए 13 मार्च से आज तक सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दी है। अडानी मामले में जांच तो दूर की बात है, सरकार बयान भी नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी ने सोमवार के केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए जेपीसी की मांग की है दोस्तों। इसी के साथ में लंदन के अंदर
अंदर तिरंगे के अपमान का मामला। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सिख संगठनों की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। साथ दोस्तों विपक्ष ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधा है। कुछ सेवानिवृत्त जजों को लेकर भारत विरोधी कहने पर विपक्ष ने कहा है कि कानून मंत्री को किसी कानून विरोधी की तरह बात नहीं करनी चाहिए, अन्याय का प्रचार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी महासचिव और पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक कानून मंत्री एक अपराधी की तरह बात कर रहा है, न्याय का मंत्र अन्याय का प्रचार कर रहा है। अगर यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है तो फिर क्या है। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद जौहर सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मंत्री इतनी बड़ी बात कह दे और बच जाए। सबूत दो, धमकी मत दो। क्या मतलब है इसका कि जजों को कीमत चुकानी पड़ेगी। आरएसएस ने तो आजादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया था और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। हमें मत समझाओ कि भारत विरोधी क्या है, क्या भारत के पक्ष में है, यानी हमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में दोस्तों विपक्ष की ओर से और भी ज्यादा निशाना साधा जा रहा है। जो भी अपडेट आगे भी आते रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपने चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।